हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बिहार एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2022 तक, चाहे वह इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो, ये दोनों का जो सीरीज चल रहा है हमारा प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का, और ये पूरी डिस्कशन के साथ चल रहा है। ठीक है, डिस्कशन में काफी समय लगता है, इसलिए 25 क्वेश्चन ही हो पाता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। ठीक है, वहां पर जाकर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और पी बाई क्यू से ही क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा लड़ने की संभावना रहती है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को छांटना है प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय जो प्रतीक हमारा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछता है तो 3:2 है, लेकिन यहाँ पर उलट दिया है, पहले चौड़ाई दे दिया है फिर लंबाई, इसलिए ये भी उलट गया है, 2:3 हो गया है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, मतलब उसमें जो चक्र में जो तिल्ली रहती है, स्पोक रहती है, वो क्या 24 रहती है, तो बिल्कुल 24 ही रहती है। ये दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ से नहीं बल्कि कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, तो यहाँ पर गलत जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या है, राष्ट्रीय धुन बजाने की आधिकारिक अवधि जो है कितना सेकंड है, तो 52 सेकंड है, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय गान की, किसकी, तो राष्ट्रीय गान की। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, तो जन गण और मन है, जन गण मन। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके रचयिता कौन है, रचयिता, तो इसके जो रचयिता है जन गण मन के, वो कौन है, तो RNT है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है। बात यहां पर यह भी आती है कि सबसे पहले ये जो जनगण मन है सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये जनगण मन गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो कौन सा, तो 1911 में। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे, तो अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो बिशन नारायण धर, कौन थे, तो बिशन नारायण धर थे, कौन थे, तो बिशन नारायण धर थे। यहां तक बात समझ में आ रही है, राष्ट्रीय गान से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं इसके गाने का जो समय है वह 52 सेकंड है, 52 सेकंड है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि संक्षेप में कितना देर में गाया जाएगा, संक्षेप में मतलब जल्दी जल्दी, तो 20 सेकंड में गा दीजिए, है ना, 20 सेकंड में। आपसे पूछेगा कि ये इसको जो स्वीकार किया गया था, संविधान के द्वारा जो स्वीकृत किया गया था, तो स्वीकार की अगर हम बात करते हैं, अंगीकार कहिए या स्वीकार कहिए, तो इसको स्वीकार किया गया था आपको जन गण मन को कब, तो 24 जनवरी को। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रूप में। ठीक है, आपसे पूछता है झंडा के बारे में, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय
झंडा, तो राष्ट्रीय झंडा को जो तैयार किए थे, झंडा को तैयार करने वाले का क्या नाम है, तो पिंगली वेंकैया, ठीक है, वेंकैया, पिंगली वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया थे, ठीक है, पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय झंडा को तैयार किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, ओके, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रीय झंडा है इसे अंगीकार या स्वीकार कब किया गया था, ठीक है, स्वीकार की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है 22 जुलाई को कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया था, अर्थात अंगीकार किया गया था, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला की बात करते हैं तो करा देखिए, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, तो आपको पता है, बताइए कहाँ हुआ था, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर या फिर मद्रास में। तो प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए, तो ये मुंबई में हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। जरा सा बात करते हैं इस आईएनसी के बारे में, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 28 दिसंबर को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। और इसकी स्थापनाकर्ता जो थे वो कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे, तो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। उस समय गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में ही हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्षता, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अध्यक्षता किसने किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया गया था। और ये जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था, तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था ये प्रथम अधिवेशन, ठीक है। आपसे पूछता है कि प्रथम अधिवेशन में जो भाग लेने वाला था वह कितना था, तो 72 प्रतिनिधि, कितना प्रतिनिधि, तो 72 प्रतिनिधि के द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया था, ठीक है। तो ये सब बातें भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन अगला है, कह एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि लोकसभा में जो अधिकतम सीट लाता है वो जीत जाता है, ठीक है, और जो कम लाता है वो हार जाता है, तो उसी में पक्ष और विपक्ष हो जाता है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है विपक्ष के लिए भी कि आप विपक्ष तभी कहलाइएगा जब इतना सीट लेके आइएगा। तो वही पूछ रहा है कितना सीट बताइए, तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके लिए न्यूनतम कम से कम कितना चाहिए, 55 चाहिए, 55 चाहिए, या तो फिर 10% चाहिए, या तो फिर 10% चाहिए, या तो सीट चाहिए 55 गो, या 10% भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, 10% भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो लोकसभा सीट है भारत की जो अधिकतम लोकसभा सीट है, अधिकतम
अधिकतम सीट की बात करते हैं, अधिकतम सीट की बात करते हैं, कितना है 550 है। अब 550 का 10% निकाल लीजिए, 550 का 10% अगर निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, शून्य शून्य खत्म, 55 गो आया, यानी कि 55 गो सीट रहेगा, तभी आप जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता कहलाइएगा। ठीक है, तो अब की बार जो चुनाव हुआ लोकसभा में उसमें 55 सीट से कहीं ज्यादा आया कांग्रेस का। ठीक है, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो है विपक्ष के नेता भी कौन है, कांग्रेस के राहुल गांधी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग विपक्ष के बारे में। पहली बार अगर हम बात करते हैं, पहली बार विपक्ष, ठीक है, विपक्ष पहली बार जो विपक्ष का जो नियम आया था, का नियम वो कब आया था, तो 1969 में आया था, 1969 में आया था। ठीक है, और इसी पहली बार की बात करते हैं, पहली बार जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष का नेता की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार विपक्ष का जो नेता था वह कौन था, तो राम सुभग सिंह। कौन था, राम सुभग सिंह था पहली बार विपक्ष के नेता। अगर आपसे पूछेगा तो राम सुभग सिंह। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में, तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो विपक्ष का नेता है, अभी जस्ट बताएं विपक्ष का नेता कौन है, तो श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री राहुल गांधी कौन है, तो विपक्ष के नेता है। ठीक है, क्योंकि 55 सीट से ज्यादा इनका है। ठीक है, तो 55 को हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, बात करते हैं हमारा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में लोकसभा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है, तो 40 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अपना बिहार का कम से कम तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावित माना जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जो है हस्तलिखित आवेदन दे करके अपनी सदस्यता को जो है त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तो ये स्वीकार कितना दिन में होगा, ये आपसे पूछ रहा है, क्या 7 दिन में होगा, 15 दिन में, 21 दिन में, या फिर 28 दिनों, या फिर 28 दिनों जिसमें रविवार शामिल नहीं हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन हो जाएगा, दिनों में हो सकता है, कितने दिनों में, तो 7 दिनों में हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुखिया, ठीक है, आपसे अगर पूछ देगा कि मुखिया किसको देता है त्याग पत्र, तो मुखिया की अगर हम बात करते हैं, मुखिया, ठीक है, तो मुखिया जो त्याग पत्र देता है, मुखिया त्याग पत्र वह जिला पंचायत पदाधिकारी को देता है। किसको देता है, जिला पंचायत पदाधिकारी, जिला पंचायत पदाधिकारी को देता है। ठीक है, तो मुखिया अगर आपसे पूछेगा तो मुखिया त्याग पत्र जिला पंचायत पदाधिकारी का देता है। ठीक है, बात करते हैं ग्राम पंचायत का जो गठन है वह किस अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायत का जो गठन है वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, कितना में, तो आपको 40 में। ठीक है, 40 में किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता होगा, तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वह जो है आपको किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 243 से लेकर के 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है, 243 ओ तक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो अनुच्छेद है वह 243 ए से 243 ओ तक वर्णित है। ठीक है, 243 से
243 ओ तक भरनी, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 अक्टूबर को 1959 को, ठीक है, नागौर में। नागौर आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, नागौर के राजस्थान में। और उस समय जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ कराए गए थे? तो प्रथम स्वतंत्रता हमारा कब मिला था? 1947 में। तो उसके बाद जो आम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। अगर आपसे डेट पूछेगा तो बताइएगा 13 मई को, 13 मई, ठीक है। तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 ईस्वी को, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, 1952 को, 13 मई 1952 को किया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा चल रहा है। और इसका जो कार्यकाल है वह कब से कब तक है? 2024 से लेकर के 2029 तक है। 2024 से लेकर कौन है? 2029 तक है, ठीक है, 2029 तक है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 1948 की बात करते हैं तो ये एनसीसी की स्थापना, याद रखिएगा, एनसीसी की स्थापना जो हुआ था आपको 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात है वो आपको 75-25 है ना, मतलब 75% केंद्र देगा जबकि 25% जो है कौन देगा? तो राज्य सरकार देगी। बात करते हैं हम मनरेगा की, तो मनरेगा से पहले नरेगा थी, तो पहले नरेगा का ना बात होगा, ठीक है। नरेगा पहले क्या था? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, होता है, ठीक है। तो नरेगा सबसे पहले मनरेगा नहीं था बल्कि नरेगा था। और नरेगा जो है इसकी स्थापना जो बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? तो नरेगा की स्थापना कब होती है? 2005 में होता है, ठीक है। लेकिन ये लागू जो होता है, लागू अगर आपसे पूछेगा तो लागू जो होता है वह 2006 में होता है। 2006 में कहाँ से? तो महेंद्रगढ़ से ये लागू होता है, ठीक है। लागू कहाँ से होता है? तो महेंद्रगढ़ से, ठीक है। अब बात आती है कि नरेगा से मनरेगा कब बन गया? इसमें महात्मा गांधी जुड़ गया, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो नरेगा से जो मनरेगा बन गया, तो अब बात करते हैं मनरेगा की, ठीक है, मनरेगा की। तो मनरेगा का जो स्थापना हो गया वह 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा बन गया, ठीक है। इसके तहत ग्रामीण गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन का काम। आपसे पूछता है कि मनरेगा या नरेगा के तहत कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का। कितने दिनों का? तो 100 दिनों का, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई? आपको पता है योजना आयोग के बारे में, तो सबसे पहले हम जानते हैं
कि योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुआ था आपको 15 मार्च 1950 को, 1950 को। अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ था तो दिल्ली बताइएगा, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है, के लिए चला था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 51 से 56 चला था, 1951 से 56 चला था। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी की, ठीक है, तो दूसरी जो चला था वह कब चला था? तो 1956 से 61 चलता है। अब तीसरी की बारी आती है, तीसरी, तो तीसरी से प्रश्न है आपका कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में जो है योजना अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ? तो इसका जो कार्यकाल होना चाहिए था वह 61 से 66 होना चाहिए, 61 से 66। लेकिन इस बीच में जो है 2 गो युद्ध हो गया, है ना। दोनों युद्ध आपको पता ही होगा, बताइए कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, ठीक है। तो 62 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरी ना होकर के 62 वाला युद्ध हो गया, ठीक है। तीसरी 1962 की अगर हम बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच क्या हुआ? तो युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 1965 की, तो 1965 में क्या हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 65 में हुआ, फिर 62 में हुआ। तो ये तीसरा योजना तो ऐसी नष्ट व्यस्त हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्ट और युद्ध के कारण प्रभावित हुआ? तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 61 से 66 तक तो इसी रहा। फिर जो है योजना अवकाश चला। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आता है, योजना जो अवकाश की अवधि है, योजना अवकाश अवधि वह 1-1 साल के लिए चला, 3 साल, 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है। ये रहा योजना अवकाश की अवधि। अब फिर 69 से लगातार हो जाता है, ठीक है, 69 से 74, फिर 74 से 79, इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना हुआ था वह सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, ठीक है। लेकिन हुआ था कब, ये भी तो जानना है। तो बिहार में जो है किसान सभा की जो स्थापना हुआ था, किसान सभा, तो किसान सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कहाँ हुआ था तो सारण जिला के सोनपुर में, सारण जिला के सोनपुर में, ठीक है, वही सोनपुर जहाँ सोनपुर मेला भी लगा हुआ है, 18 तारीख से उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो सोनपुर मेला आप लोग घूमिए एक बार जाकर के, एशिया का जो है सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला में। तो सारण जिला के सोनपुर में जो है बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1929 ईस्वी में किया गया था, ओके। बात करते हैं अखिल भारतीय जो किसान सभा का गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, है ना, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कहाँ हुआ था तो बताइएगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं
तो सहजानंद सरस्वती जी थे, सहजानंद सरस्वती जी थे, सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और इसके सचिव की अगर हम बात करते हैं तो सचिव कौन थे, रंगा थे, ठीक है, एनजी रंगा थे। तो सचिव की अगर हम बात करते हैं तो एनजी रंगा थे, जबकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, ठीक है। तो नील दर्पण के जो रचनाकार थे वो आपको थे दीनबंधु मित्र। कौन थे, दीनबंधु मित्र थे, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। अब बात करते हैं नील दर्पण का, तो एक नील विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। तो नील विद्रोह की बात करते हैं हम लोग, नील विद्रोह। अच्छा, पहले इस पुस्तक को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपको नील दर्पण जो पुस्तक है, नील दर्पण, तो नील दर्पण का जो लेखन हुआ था, लेखन की अगर हम बात करते हैं तो 1959 में हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करते हैं प्रकाशित की, प्रकाशित कब हुआ था, तो प्रकाशित हुआ था आपको 1960 में। तो नील दर्पण का लेखन 1959 में हुआ था, जबकि प्रकाशन 60 में हुआ था। नील दर्पण का जो संबंध है, ठीक है, संबंध जो है वह नील विद्रोह से है। नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह काहे हुआ था, वही नील के लिए, ठीक है। जैसे हमारा बिहार में हुआ था उसी तरह से नील विद्रोह कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ये नील विद्रोह जो हुआ था आपको नदिया जिला में, नदिया जिला कोलकाता में ये नील विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह चला था आपको कब से कब तक चला था, तो 1860 से लेकर के 70 तक चला था। 1860 से लेकर के 70 के दशक तक जो है ये चला था। कौन सी, तो नील विद्रोह। जिला पूछेगा तो नदिया जिला और कोलकाता में, ठीक है। बिहार वाला नील विद्रोह पर आधारित नहीं है ये नील, ये, ठीक है। ये किस पर है, तो कोलकाता वाला नील विद्रोह पर आधारित है। अच्छा, नील विद्रोह की बात करते हैं तो इसके जो नेतृत्व किए थे, नेतृत्व से क्वेश्चन आता है, दिगंबर विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास, ठीक है। तो विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो है ये नील विद्रोह हुआ था आपको नदिया जिला के कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। इसी चीज का वर्णन जो है ये आपको किसमें है, तो नील दर्पण में है, जिसके लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो किसका संबंध जो है बताइए, बलवंत राय, शाह कमीशन, एमसी जोशी, जस्टिस मुकुल मुदुक्कल। तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। तो नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से संबंध है, तो ये आपको बलवंत राय मेहता कमेटी से। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करते हैं तो ये 1957 ईस्वी में आया था, 1957 में। उसी तरह से एक आया था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आया था। ये कब आया था, तो 1977 में आया था, ठीक है। एक आया था आपको जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति आया था, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति आया था, ठीक है, एलएम सिंघवी समिति आया था। तो एलएम सिंघवी समिति ने ही, है ना, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देने का सिफारिश किए थे। कौन, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी समिति के द्वारा जो है सिफारिश किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक करने का, तो ये हो जाएगा आपको एलएम सिंघवी समिति हो जाएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपसे पूछता है
कि कौन स्तरीय ये चलता है, तो ये त्रिस्तरीय चलता है, त्रिस्तरीय। जबकि ये अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश किया था, तो द्विस्तरीय कमेटी को सिफारिश किए थे। किसने, तो अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ नहीं लागू है, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, लागू नहीं है, वो भी कौन, तो केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछेगा तो दिल्ली कौन है, तो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, और अगर राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आपको लागू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, ठीक है, जब आप पर्चा भरते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं, तो आपको कुछ रकम सरकार को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें जीत हासिल करने पर आपको वह पैसा लौटा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो उतना कम लेके आता है, मतलब उस क्राइटेरिया के कम लाता है, तो उसको जो है जमानत जब्त हो जाता है, मतलब जो पैसा लगाता है वो भी डूब जाता है। ठीक है, तो ये होगा कम से कम 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ठीक है, तो मतलब 1/6 से ज्यादा ही होना चाहिए, उससे अगर कम हुआ तो जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। या फिर लोकसभा रहे या फिर विधानसभा रहे, चाहे पीएम का चुनाव चाहे सीएम का चुनाव, दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा बात करते हैं हम लोग, चलिए ठीक है, अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, मतलब इसका जो सार था, इसका जो एम था, गोल था, लक्ष्य था, क्या था, तो लोक भागीदारी था। क्या था, लोक भागीदारी। बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, तो इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था आपको 1952 में, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, ये जो देन है ये किस पर आधारित था, किस देश पर आधारित था, देश, तो देश अगर पूछेगा तो ये अमेरिका पर आधारित था, अमेरिका पर। ठीक है, हालांकि वर्तमान में ये फ्लॉप है, ना चल नहीं रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुआ था तो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको किस क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण में, कोच को, जो कोच होता है ना, खिलाड़ी का जो कोच होता है उसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि द्रोणाचार्य भी एक गुरु थे। क्या थे, एक गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो क्या थे, एक गुरु के रूप में थे, एक गुरु थे, इन्हीं पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1985 से दिया जाता है, 1985 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, तो 1985 से। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है 1961 से, 1961 से। एक होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जीता 1992 से। लेकिन इसका जो नाम है, नाम परिवर्तन कर दिया गया, नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किससे संबंध है, आपको पहले ये पता करना, याद रखना है कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है, और किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, है ना, किसके जन्म दिवस पर, तो जन्म दिवस पर। ठीक है,
और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र का जो संबंध है वह हॉकी से है। ठीक है, हॉकी हॉकी की बात करते हैं तो ये जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल किस किस देश का है? तो सबसे पहले तो हमारा भारत का ये, भारत और पाकिस्तान का है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो हॉकी किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, बात करते हैं हॉकी के, तो हॉकी में ही है ना सर्वाधिक ओलंपिक जीतने वाला, ओलंपिक जीतने वाला है ना भारत जो है वह किस खेल में है? तो हॉकी में है। किस में है? तो हॉकी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ठीक है, तो मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार की बात करते हैं तो 1958 से दिया जा रहा है, दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1958 से, 1958 से। ठीक है, यही पुरस्कार जो है आपको मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार की बात करते हैं तो जो हमारे बिहार के पत्रकार हैं रवीश कुमार, यह पुरस्कार रवीश कुमार को किसको दिया गया था? तो रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो रवीश कुमार को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो कह रहा कि यह जो है पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के। किसमें? फिलीपींस के। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीपीय में अवस्थित है? सहारा जो रेगिस्तान है वह किस महाद्वीप में है? 7 गो महाद्वीप है, तो कह रहा किस में है? तो ये अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 2,60,000 है ना में फैला हुआ है। लगभग कितना है? तो 2,60,000 में 2,60,000 में यह फैला हुआ है। यह जो है सहारा जो रेगिस्तान है यह आपको अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो क्या नाम है? थार मरुस्थल है। क्या नाम है? थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। ठीक है, और थार मरुस्थल जो है ये आपको थार मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो आपको राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा प्रभाव दिखता है इसका। राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, हालांकि देश के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह भारत और पाकिस्तान, यह भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है, मतलब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारा भारत में ही है। भारत में ही लगभग जो है 80-85% है, थोड़ा सा जो है पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर अफ्रीका। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की बात करते हैं तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किसे है? फुटबॉल से संबंधित है। और क्या है? तो और की बात करते हैं संतोष ट्रॉफी जैसे हो गया, संतोष ट्रॉफी ये भी आपको किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो गया। और क्या होता है बताइए? डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम है। ठीक है, ये जो बिहू है, बिहू यह वर्ष में 3
3 बार मनाया जाता है, मनाया जाता है। वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? तो 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। किसका है? असम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। पेरू की लीमा है, पेरू की लीमा है। ठीक है, बात करते हैं क्योटो। तो क्योटो किसकी राजधानी है? जापान की। हालांकि जापान की राजधानी क्योटो पहले था, और अभी जो है जापान की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, है ना, वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो इसकी राजधानी है वह कहाँ है? तो टोक्यो में है। टोक्यो में अवस्थित है। ठीक है, और लापाज किसका है? तो लापाज की अगर हम बात करते हैं तो बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी है। और बोगोटा किसका है? कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बोगोटो है। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ स्थित है? बताइए। तो चेरनोबिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक बार जो है घटना हुआ था। यह घटना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, जब ये परीक्षण, ठीक है, परीक्षण के दौरान हुआ था। परीक्षण के दौरान जो है यह 1986 ईस्वी में काफी इसमें जो है जान और माल दोनों की क्षति हुआ था, जिससे इसको बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो बंद कर दिया गया यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। जैसे कि मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। और दिरहम किसका है? तो यूएई का। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का भी मुद्रा दिरहम है। ग्रीनलैंड की है। किसकी है? ग्रीनलैंड की है। ठीक है, करा ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत। एक पुस्तक है बरियल 8C के लेखक भी कौन है? तो ये आपको खुशवंत सिंह ही है ना, बरियल 8C। अगला क्वेश्चन करा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम। इनका एक और पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। मिसाइल मैन भी इन्हीं को कहा जाता है। मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था। इग्नाइटेड माइंड्स अब्दुल कलाम आजाद के लेखक हैं। मिसाइल मैन ये ऐसा साइंस बने थे जो अखबार बेचते थे। ठीक है, अखबार बेच के जो है पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक अहमदनगर किला जेल में कहाँ लिखे थे? अहमदनगर किला जेल। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ देगा कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कहाँ लिखा गया था? तो अहमदनगर किला में। ठीक है, ये किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज। ये जो है आईएनसी के 1929 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है, ये बातें याद रखना है। इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। भाग लिए थे। ठीक है,
और पूरे भारत में नाम रोशन किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। एक और है, कह कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो सुगर मतलब वर्ल्ड मतलब विश्व में चीनी का जो कटोरा है वह कौन है, विश्व में चीनी का कटोरा। विश्व में जो चीनी का कटोरा जो है वह कौन है, क्यूबा है ना, क्यूबा है। लेकिन अगर भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को, तो ये हो जाएगा यूपी को। किसको, यूपी को। ठीक है, एक बात याद रखना है कि सर्वाधिक जो आपको चीनी होता है, सर्वाधिक चीनी जो होता है वह यूपी में होता है। लेकिन सर्वाधिक जो है चीनी मिल अगर की बात करते हैं, चीनी मिल, तो सर्वाधिक चीनी मिल जो है आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी वाला जो ईख रहता है गन्ना काफी रसदार रहता है। ठीक है, तो आपको सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में, जबकि सर्वाधिक चीनी यूपी में। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर कर लीजिए ना, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन। ठीक है, ये कहाँ होता है, आपको यूपी में होता है। लेकिन सर्वाधिक मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में का है, तो यहाँ का केतारी जो है रसदार होता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। काफी आपके लिए मेहनत करते हैं हम। ठीक है, तो समय निकाल के आपके लिए हम एक वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप अपना प्यार दर्शाइए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF हम प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर GK GS डिस्कशन पर। ठीक है, तो आप लोग जो है सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। इसके पहले 4 गो वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये 5वां है। ठीक है, BSSC P/Q पार्ट 5। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।